प्रधानमंत्री आज हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रदेश में पेसा कानून कार्यशील, मुख्यमंत्री ने कहा ग्राम सभा के अधिकारों का होगा विस्तार। प्रदेश के कई जगहों पर पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। और राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक लगाए गए 206 करोड़ से अधिक टीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व जैव ईंधन दिवस है। इसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। इस वर्ष का थीम है कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड की ओर जैव ईंधन। यह दिन सर रुडोल्फ डीजल के अनुसंधानों को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। जैव ईंधन से कच्चे तेल पर आयात की निर्भरता को कम करने, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के अवसर मिलते हैं। सरकार ने जून 2018 में जैव ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 20% इथेनॉल मिश्रण और 5% बायोडीजल सम्मिश्रण तक पहुंचना है। भारत सरकार ने 2014 से जैव ईंधन के सम्मिश्रण को बढ़ाने के लिए कई पहल की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के पानीपत में एथेनॉल संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। यह संयंत्र देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के विभिन्न उपायों के तहत है तथा ऊर्जा क्षेत्र को अधिक सुलभ, सक्षम और कुशल बनाने के प्रधानमंत्री के प्रयासों के अनुरूप है। दूसरी पीढ़ी के इस एथेनॉल संयंत्र का निर्माण भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया है। यह परियोजना कचरे से कंचन उत्पादित करने के भारत के प्रयासों में एक नया अध्याय जोड़ेगी। इससे लगभग 2 लाख टन पराली से प्रतिवर्ष 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाया जा सकेगा और लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पेसा कानून पहले से अस्तित्व में था, लेकिन इसके नियम नहीं बनने के कारण इसका लाभ आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेसा अधिनियम को लेकर नियम बन चुका है और इसके लिए 8 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशन भी किया जा चुका है। इससे आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने रायपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों के हितों को संरक्षण देने के लिए राज्य में पेसा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे। इस 50% में से 25% महिला सदस्य होंगी। श्री बघेल ने कहा कि आदिवासियों के स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप मलेरिया के मामलों में 65% कमी आई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक से भी लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश के कई जगहों पर पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजधानी रायपुर में भी तेज बारिश के कारण जलभराव की स्थिति है। निचली बस्तियों में पानी भरने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों में भी पानी भरने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से लेकर तटीय ओडिशा तक सक्रिय अवदाब के असर से छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार बने हुए हैं। साथ ही ऊपरी हवा में चक्रवात और द्रोणिका का असर भी है। मौसम वैज्ञानिक जे.आर. साहू ने बताया कि भैरमगढ़ में 160 मिलीमीटर, आरंग में 90 और रायपुर में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उन्होंने बताया कि अनेक स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है की गई है और 52 जैसे जगह हैं वहाँ पर भारी वर्षा दर्ज की गई है और 10 जगहों पर
भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। अर्थात छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग को छोड़ दें तो अधिकांश हिस्सों पर भारी वर्षा देखने को मिला है जो दर्ज हुआ है उसके हिसाब से। और आने वाले समय में जो है इसकी इंटेंसिटी अभी कम हो जाएगी और ये 14 तारीख को फिर एक सिस्टम बनेगा, उससे फिर आने वाले समय में बारिश देखने को मिलेगा। इस बीच बस्तर जिले में भी पिछले 3 दिनों से हो रही भारी वर्षा के कारण नदी नाले उफान पर हैं। शहर में भी जलभराव की स्थिति है। जिला प्रशासन ने इस स्थिति के मद्देनजर आज स्थानीय अवकाश घोषित किया है। मिली जानकारी के मुताबिक भारी बारिश के कारण इंद्रावती, मारकंडी, शबरी, दूध, मिडकी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 पर आवागमन बाधित है। वहीं कांकेर जिला मुख्यालय से 85 गांवों का संपर्क टूट गया है। उधर राजनांदगांव जिले में भी पानी भरने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां जिला अस्पताल में भी पानी भर गया है, जिससे मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। एकदम बाढ़ जैसा आ गया है, निकलने के लिए मुश्किल है और मरीज का तो और हालत खराब हो जाएगा ये पानी का नाम लेकर। और बाल बच्चे वगैरह पकड़ के हम आए हैं, भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सर। पानी भर चुकी है, मरीज मेरी तकलीफ हो रही है और उससे ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। मरीजों को परेशानी जा रही है हम लोग को आने जाने में अस्पताल में। देश की वार्ड में आन हम है, देश के हो लड़की है वहाँ आए हम और वो पूरा पानी भर गए तो मरीज लोग कैसे करबो। न यहाँ कोई देखैया आते न कोई सुनैया आते। जलाशयों में जलस्तर बढ़ने के कारण लगभग 62,000 क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी से छोड़ा गया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 206 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.51% है। वहीं प्रदेश में आज 4,281 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 255 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 2,926 सक्रिय मामले हैं। इस बीच प्रदेश में भी कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। हर जिले में टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। दुर्ग जिले में भी आज 12 और 16 अगस्त को टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत टीके की खुराक दी जा रही है। इन 3 दिनों में जिले में करीब 9 लाख लोगों को टीके लगाए जाने का लक्ष्य है। रक्षाबंधन से पहले खरीदारी के कारण बाजारों की रौनक बढ़ गई है। राखी, मिठाइयां और उपहारों से बाजार सजे हुए हैं। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के 2 वर्ष की त्रासदी के बाद इस बार त्योहारों की रौनक फिर लौट आई है। रक्षाबंधन के लिए प्रदेश भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। भाइयों की रक्षा के लिए बांधे जाने वाला रक्षा सूत्र यानी राखी विभिन्न आकार, प्रकार और कीमतों में उपलब्ध है। स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। सी मार्ट में इन राखियों के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए हैं। बिलासपुर में भी फैंसी, इको फ्रेंडली और स्व सहायता समूहों द्वारा बनाई गई धान, चावल, गेहूं और गोबर की राखियां भी उपलब्ध हैं। समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की गई राखियों की मांग को देखते हुए प्रशासन ने इनके लिए सीमार्ट में विशेष व्यवस्था की है। जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन ने बताया कि बिहान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। राखी निर्माण उन्हीं में से एक है। एसएचजी अलग अलग कामों में लगी हुई है। अभी राखी को देखते हुए राखी का निर्माण भी एसएचजी द्वारा किया जा रहा है और उसको भी हम लोग सी मार्ट के माध्यम से अभी रखे हैं बेचने के लिए। उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स है। समूह की महिलाओं ने बताया कि वे घरों में उपलब्ध वस्तुओं से राखियां बना रही हैं। हम लोग लगभग 15 दिनों से राखी बना रहे हैं। हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ये काम करते हैं। हम लोग धान, चावल, गेहूं, धनिया, स्टोन, मोती और ऊन ये सब वगैरह के वैरायटी से राखी बना रहे हैं मिलाकर। 10 महिला काम करत हन समूह में। धान, गेहूं, चावल, दाल सबसे राखी बनात हन। आजीविका के तहत बनात हन कि हमन गरीब महिलान कि हमन ला बाहर मत जाल पड़ा, एक से 3 हमन घर में ही काम करत हन। एक राखी बनाने में बहुत मेहनत लगता है और
15 दिन हो गया हम लोग को इस काम को लगभग करते हुए। और महिलाओं का क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ और महिलाएं लोगों को समूह में जुड़ें और अपनी प्रगति करें। घर में ऐसे चूल्हा चौका तो सभी लोग करते हैं, लेकिन साथ साथ अपने करियर का भी ध्यान रखें, एक अपनी पहचान बनाना चाहिए। वहीं डाक विभाग भी राखियों की बिक्री कर रहा है। बिलासपुर के मुख्य डाक अधीक्षक HR साहू ने बताया कि डाकघर द्वारा 11,000 राखियों की बिक्री की जा चुकी है। कल तक हम लोगों को 11,000 राखी प्राप्त हो चुका था और 11,000 में पूरा का पूरा बिक्री हो गया है और हम लोगों को राखी का और मांग है तो और मंगा रहे हैं। ये जो राखी लिफाफा है 10 रुपये में बिक्री हो रहा है। वाटर प्रूफ लिफाफा है जिसमें ये वजन के अनुसार टिकट लगाकर स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री या साधारण डाक से भेज सकते हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों में भी सी-मार्ट, दुकानों और मॉल में रक्षाबंधन के लिए खरीदारी के कारण काफी भीड़ नजर आ रही है। भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महारतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को याद कर रहे हैं। आज की इस कड़ी में हम देश के पूर्व राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 को। उन्होंने श्रमिक वर्ग के हित में साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम किया। वो श्रमिक संघ के एकमात्र नेता थे जो देश के राष्ट्रपति बने। I feel proud and honored by the citizens of Delhi to be present here on this great and memorable occasion, the eve of our Independence Day. This is not the time, if I may say so, for making speeches, but it's the time for action. In the first instance, we should remember the great martyrs, our great leaders, our father of the nation, our ex-prime ministers, who have sacrificed their all for securing independence. बरहमपुर और मद्रास में आरंभिक शिक्षा के बाद गिरी 1913 में डबलिन में प्रतिष्ठित किंग्स इन में शामिल होने गए। आयरलैंड में वे आयरिश प्रतिरोधी आंदोलन के बड़े नेताओं के निकट संपर्क में आए। इनमें 19वीं शताब्दी के मध्य में लंबे समय तक सेवारत रहे वहां के प्रधानमंत्री एमॉन डी वलेरा भी शामिल थे। गिरी की भेंट महात्मा गांधी से 1914 में हुई जब वे लंदन आए। गिरी एक युवा विद्यार्थी के रूप में उनसे मिलने गए। वापस लौटने पर गिरी ने मद्रास उच्च न्यायालय में पंजीकरण करा लिया, लेकिन 1920-21 के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। उन्हें पहली बार 1922 में शराब की दुकानों की नीलामी के विरुद्ध धरना देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। वीवी गिरी अखिल भारतीय रेलकर्मी परिसंघ के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1927 में उन्होंने बंगाल नागपुर रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया और ऐतिहासिक आंदोलन चलाकर ब्रिटिश प्रबंधन और सरकार को कामगारों से बातचीत के लिए बाध्य कर दिया। गिरी ने 1937 में मद्रास विधानसभा के चुनाव में बोबिल्ली के राजा को हराकर इतिहास रचा। इसके बाद वो मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी की प्रोविंशियल सरकार में श्रम मंत्री बनाए गए। 1947 में वो फिर टी प्रकाशम की सरकार में मद्रास के श्रम मंत्री बने, लेकिन सीलोन में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किए जाने पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। गिरी ने उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में भी देश की सेवा की। वर्ष 1967 में वीवी गिरी देश के उपराष्ट्रपति बनाए गए। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1969 से लेकर 1974 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। इस दौरान देश विदेश में कई बड़े बदलाव हुए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ब्रिटिश इंडिया काल की पूर्व रियासतों के लिए जारी प्रिवी पर्स को बंद कर दिया गया।
1 करोड़ से भी अधिक शरणार्थियों के भारत आ जाने के बाद पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ। वीवी गिरी को उनकी जनसेवा के लिए 1975 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।